Hello everyone, my name is Tanvi and my channel's name is NEET with Tanvi. I got 345 marks out of 360 in biology NEET 2024. In this video, I'll be solving your doubts related to how to study biology for NEET. So do follow these 10 tips and watch your NEET score skyrocket to the top. So the first thing that comes to our mind is how to memorize it. तो आपको भी पता है, सबको पता है, जो बायोलॉजी है नीट के अंदर उसको आपको 100% लर्न ही करना पड़ेगा और यू कैन से आपको दोनों बायोलॉजी की बुक्स का रट्टा ही मारना पड़ेगा. तो अब इस चीज़ को कैसे करना है, तो मैं आपको अपना वे बता रही हूँ जो मैंने फॉलो किया. तो आप क्या करो, आपका पूरा पेज है, ठीक है, आप उसको इमेजिन करो कि हाँ इस पेज पे क्या क्या पैरा है, ठीक है. उसके बाद उनके अंदर क्या क्या कीवर्ड्स हैं जिनको हम हाईलाइट करने वाले हैं. उसके अलावा उस पेज पे डायग्राम्स क्या है, क्योंकि जब आपको ये याद होगा ना कि उस पेज पे कौन सा डायग्राम है तो उससे आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ ये डायग्राम है तो ये इस चीज़ से रिलेटेड ही हो सकता है. देन अगर मान लो कि आपका बहुत सारे पैराज होते हैं एक पेज के ऊपर, तो अगर मान लो कि आपको एक पैरा जो है वो याद है कि हाँ ये वाला जो पैरा था इसके अंदर ये कीवर्ड्स थे एंड क्वेश्चन उसके ऊपर वाले पैरा से आया है, तो जब आपको याद है कि उसके नीचे वाले पैरा पे क्या क्या कीवर्ड्स हैं तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि उसके ऊपर क्या था यार, उसके ऊपर कौन सा टॉपिक पढ़ के आया था मैं. उसके बाद अब अगर आप सोच रहे हो कि आप सामने बुक खोल के बैठे हो एंड बस आप उसको देखे जा रहे हो कि हाँ ऐसे नहीं होने वाला है लर्न मेरा. लाइक कुछ लोग क्या करते हैं वो बोल बोल के लर्न करते हैं, कुछ होते हैं जो लिख लिख के लर्न करते हैं. अब इतनी सारी बायो है, ऑब्वियसली आप सारी तो लिखने बैठोगे नहीं, तो अब आप बायो को कैसे लर्न करो, बोल बोल के. उससे क्या है कि जब आप पहले चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपकी रीडिंग हो रही है, देन आप उस चीज़ को बोल रहे हो, वो स्पीकिंग हो रही है, आप बोल रहे हो तो आप खुद से सुन भी रहे हो, तो आप एक सेम टाइम पे एक चीज़ को रीड भी कर रहे हो, बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो. तो ये क्या है, एक चीज़ आप 3 बार कर रहे हो, ठीक है, मतलब अलग अलग 3 बार करने से अच्छा आप एक चीज़ को एक ही बारी में 3 बार कर रहे हो. तो जब भी आप बायो लर्न कर रहे हो तो आप बुक में से पढ़ रहे हो, देन उसको बोलो, ठीक है, उसको बार बार बोल के लर्न करो. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठे हुए हो ना, देन क्वांटिटी से ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी क्वालिटी. ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे हुए हो किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. आप डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. देखो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, लर्न आप कभी नहीं कर पाओगे. एक बारी को अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो वो आपका फिर भी हो सकता है, उसके अंदर भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. बट स्पेसिफिकली अगर आप लर्न कर रहे हो ना, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बार बार किसी चीज़ से, देन आप लर्न नहीं कर पाओगे. तो आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठे हुए हो तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए एंड यू शुड बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम. उसके बाद आपने क्या करना है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करने का ट्राई करना है. ये नहीं कि आप सारी चीज़ें ऐसे स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो, आपको उन चीज़ों को लिंक करना है. लिंक करने से क्या है कि अगर 10 चीज़ें आपने उनको लिंक कर दिया, अगर आप उनमें से कोई एक भी भूल गए, कोई 2 भी भूल गए, बट क्योंकि आपने लिंक कर रखा है ना, आपको याद आ जाएगा कि आप क्या भूल रहे हो. उसके बाद चीज़ों को खुद से रिलेट करो, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स है आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, वो तो आप बहुत अच्छे से खुद से रिलेट कर पाते हो. लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर आपको बोन्स याद करनी है, खुद से रिलेट करके बोन्स लर्न करो. तो जितनी भी चीज़ें हैं ना जिनको आप खुद से रिलेट कर पाते हो उन्हें रिलेट करो. एंड शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत ही मैटर करते हैं. अब मैं ये नहीं कह रही कि आप ऐसा दूसरे लोगों की शॉर्ट ट्रिक्स फॉलो करो, वो आपके लिए कभी भी वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक किस लिए है, ताकि आप चीज़ को अच्छे से याद कर पाओ. अगर आप किसी और की फॉलो करोगे तो पहले उसको याद करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे तो डबल चीज़ें हो गई ना. तो आप अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ. आपको किसी और की अच्छी लगती है तो आप उससे इंस्पायर हो सकते हो कि हाँ मैं भी ऐसी बनाने का ट्राई करता हूँ. बट जो आपको लर्न करनी पड़ेगी ना शॉर्ट ट्रिक्स, वो अपनी खुद की बना के लर्न करो कि हाँ इसका भी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ये है, इसका भी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ये है, ये दोनों वर्ड्स जो है ना ये राइम कर रहे हैं, तो कुछ तो अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ. उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है वो ये है कि अब आपको बायो के लिए कौन सी बुक फॉलो करनी है. तो बायो के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है. नीट में सारे क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं. मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एनसीईआरटी को बहुत निगलेक्ट किया था एंड उसका रिजल्ट मुझे पता चल गया था मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर. सेकंड अटैम्प्ट में बायो के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है. आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना अगर बायो के लिए, तो वो आपको लगेगा कि क्वान्टिटी इतनी सी है एंड क्वालिटी इतनी सारी है. जब आप पढ़ोगे ना उसको आपको तब समझ जाएगा. तो फर्स्ट फोकस ऑन योर एनसीईआरटी. अगर आपको लगता है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो पहले एनसीईआरटी कर लो, उसके बाद आपको जो मन करे वो कर लेना. उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो ये आ जाती है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठो आपको अपना एक हाईलाइटर लेके बैठना है, क्योंकि आपको लाइंस को हाईलाइट करना पड़ेगा. एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू हैव अ पेन, क्योंकि उससे आपको कुछ लाइंस को अंडरलाइन करना पड़ेगा. एंड जो एनसीईआरटी में साइड में स्पेसेस होते हैं वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी पड़ेगी. देन द फोर्थ पॉइंट इज़ कि
अब आपको हाईलाइट कब करना है? देखो, अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हो जिसको अभी अभी न्यू बुक्स मिली है 11th की या 12th की, तो अब आप अगर कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। मैंने पहले ये मिस्टेक करी थी कि मैं फर्स्ट टाइम कभी भी किसी भी चैप्टर को रीड करती थी, मैं तभी उसको हाईलाइट कर लेती थी। फर्स्ट टाइम रीड करते हुए किसी भी चैप्टर को आपको हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि तब आप समझ रहे हो कि उस चैप्टर में है क्या। तो आप जज कैसे कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको हाईलाइट करना है, किसको नहीं करना है। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो ना, आपको हाईलाइट नहीं करना। अगर आप 11th 12th में हो, आप पहले रीड करो उसको, फिर दोबारा जब रीड करो ना सेकेंड टाइम, तब आपको उसको हाईलाइट करना है। फर्स्ट टाइम में आपको कुछ भी मार्क नहीं करना है। एंड अगर आप ड्रॉपर हो जिसकी ऑलरेडी 11th एंड 12th में जो NCERT है उसके अंदर चीज़ें मार्क्ड होंगी, तो देखो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपका बायो में स्कोर नहीं आया, आपने हाईलाइट अच्छे से कर रखा था बट आपको लर्न नहीं था। ये हो सकती है पॉसिबिलिटी नंबर 1। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने चीज़ें ही गलत हाईलाइट कर रखी थी। तो अगर आपने चीज़ें ठीक हाईलाइट कर रखी थी, आपको लर्न नहीं था, देन फॉलो द थिंग्स जो मैंने मेमोराइज करने के लिए बोली हैं। अगर आपने हाईलाइट ही गलत कर रखा है तो आप या तो दूसरे कलर का हाईलाइटर ले लो, या तो आप न्यू सेट ऑफ बुक परचेज कर लो। उसके बाद न्यू सेट ऑफ बुक में ये नहीं कि आपको न्यू NCERT लेनी है, फॉलो ओल्ड NCERT ही करनी है। उसके अंदर जो रिवाइज सिलेबस है उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। एंड उसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा है कि क्या चीज़ें सिलेबस में हैं क्या नहीं है। मैंने भी अपने लिए ओल्ड NCERT ही फॉलो करी थी। उसके बाद जो 5th पॉइंट आ जाता है वो ये है कि आपकी जो पूरी NCERT है, क्योंकि अब आप सिर्फ NCERT पढ़ रहे हो थ्योरी के लिए, तो आपको पूरी NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एंड अपनी पूरी NCERT को मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ना है। मैंने अपनी NCERT 4 टाइम्स पढ़ी थी, ठीक है, मेरे ड्रॉप ईयर के अंदर। तो आपको NCERT को मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सारी चीज़ें अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे। NCERT पूरी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। NCERT के अंदर जितनी भी टेबल्स गिवन है, प्रिंटेड है, वो सारी बहुत अच्छे से करनी है। उसके अलावा जितने भी डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग है वो बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पे मैं अब आपको एग्जांपल दिखाती हूँ एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से। तो जब आप एनिमल किंगडम वाला चैप्टर देखोगे, इसके अंदर आपको एंड में ये टेबल गिवन है। तो मैंने पहले तो ये टेबल को कर दिया था इग्नोर, कि नहीं मैं तो सब कुछ थ्योरी से पढ़ लूँगी, बट ये जो टेबल है ये एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड चैप्टर में से कुछ चीज़ें इस टेबल के अंदर ऐड ऑन भी कर सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ें इस टेबल में ऐड ऑन करी है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं। तो इस टेबल के अंदर चीज़ें ऐड करो, इसके अंदर जो ऑलरेडी गिवन है उनको भी पढ़ो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होगे, ठीक है, थियोरी पोर्शन जब पढ़ रहे होगे, यहाँ पे आपकी हाईलाइट करने की चीज़ें कम हो जाएंगी, क्योंकि उनको आपने ऑलरेडी टेबल में मेंशन कर लिया है। एंड टेबल से आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल टेबल के अंदर अब हमें पता चल गया कि सिमेट्री क्या है, ठीक है, टेबल के अंदर हमें पता चल गया सिमेट्री क्या है, टेबल के अंदर हमें पता चल गया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो अब जब मान लो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो टीनोफोरा, अब यहाँ पे आपको ये मार्क करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या सिमेट्री है या फिर इसका जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा है इंट्रा है, ये चीज़ें अब आपको यहाँ पे टीनोफोरा पढ़ते टाइम मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर जो डायग्राम्स गिवन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी, ये जो डायग्राम है ये एज इट इज़ आ सकता है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, इन दोनों के एग्जांपल्स क्या हैं। ये जो डायग्राम के नीचे जो चीज़ें गिवन है वो लेबलिंग जितना ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो जो डायग्राम के नीचे चीज़ें गिवन है उनको भी पढ़ना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। देन दूसरा इसी एनिमल किंगडम का एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पे फाइलम कोऑर्डिनेट्स के अंदर यहाँ पे गिवन है ना, यूरोकोऑर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकोऑर्डेटा। एंड नेक्स्ट पेज पे ही आपको गिवन है फ्लो चार्ट। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये कितना है, वर्टिब्रेट्स का है, बट इसके अंदर ये ऐड कर लो, कोऑर्डेटा लिखो, सब फाइलम, यूरोकोऑर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकोऑर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ये ऑलरेडी प्रिंटेड है, ये आप ऐड कर लो। अब यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, पीछे थ्योरी में भी बस यही गिवन है कि इनको टुगेदर क्या कहते हैं, प्रोटोकोऑर्डेट्स, ठीक है। इसके अंदर जो टेल है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है और ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये आप फ्लो चार्ट यहाँ पर बना सकते हो। तो ये आपको NCERT में कुछ चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी, बिकॉज एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिसको याद करने में बहुत लोगों को इशू होता है। एंड बहुत लोग लाइक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये 3 चैप्टर्स इंक्लूडिंग दूसरे चैप्टर का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कॉकरोच एंड फ्रॉग। तो ये जो कुछ चैप्टर्स है ना, इनको ईजी करने के लिए चीज़ें लिख लो, ठीक है। जो फ्लो चार्ट्स गिवन है, टेबल्स गिवन है, उनको और एनहांस कर लो। एंड जैसे बहुत सारे ऐसा यूट्यूब पे होते हैं जो माइंड मैप्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या बहुत सारी बुक्स के अंदर भी ऐसे स्टार्टिंग पेजेस पे माइंड मैप्स ऐसा फ्लो चार्ट्स पूरे गिवन होते हैं। देखो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पहली बात तो ये जो प्रिंटेड होते हैं इनके अंदर बहुत बार मैंने भी खुद देखा है कि बहुत सी चीज़ें होती है मिसिंग, तो आप उनके ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते। जब आप किसी चीज़ पर 100% रिलाई कर ही नहीं रहे हो तो उसको फिर पढ़ना ही क्यों है। उससे बेटर NCERT में अपना खुद का ही बना लो, जो ऑलरेडी गिवन है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर लो। उसके बाद जो चैप्टर के एंड में समरी गिवन होती है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है एंड वो भी पढ़नी है। चैप्टर के एंड में समरी,
ठीक है। उसके अंदर भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ हाईलाइट करने की है तो उसको हाईलाइट करो। उसके बाद यहाँ पे हर एक यूनिट के स्टार्टिंग में एक पेज गिवन होता है, जिसके अंदर गिवन होता है थोड़ा सा उस यूनिट के बारे में, एंड उसको अगर आप टर्न करोगे तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में गिवन होता है। पहले मैं ये जो पेजेस हैं इनको बिल्कुल स्किप कर देती थी, बट एक बार एक MCQ में यहीं से क्वेश्चन आ गया। मैंने क्या करा, हर एक यूनिट से पहले जितने भी पेजेस हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, इन सबको मैंने टियर कर लिया एंड साथ में मैंने रख लिया, जिससे कि मैं फटाफट इनको बाद में देख सकूँ। एंड जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे इसके अंदर भी हाईलाइट कर लो। तो एंड वाला पेज दैट इज़ योर समरी एंड स्टार्टिंग वाला पेज दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट डाउट आता है वो ये है कि क्या नोट्स बनाने हैं। तो NCERT पढ़नी है। जब NCERT है आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो तो बायो के अंदर नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो पावर है ना, आपको लगता है आपके अंदर एनर्जी है कि आप बायो के अंदर नोट्स बनाने वाले हो, इसको उठा के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर यूज़ कर लो। वहाँ पे नोट्स बनाने की, अच्छे नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देन 10th एंड द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो NCERT के अंदर आपको साइड में एम्प्टी स्पेसेस गिवन होते हैं वो देखने के लिए नहीं है, उनको यूटिलाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 12th का चैप्टर देखोगे, चैप्टर नंबर 15, तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। इनको रिमेंबर करने के लिए इनको लिख लो साइड में, ताकि आपको याद करने में ईजी हो जाए। जैसे कि ये है कि कितने स्पीशीज़ हैं, तो ये आप साइड में लिख लो। देन बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो किसने लिया है, सेम यहाँ पे रेजरपाइन, ये जो सारी चीज़ें ये आप साइड में लिख लो, जिससे कि आपको ये नंबर्स जो हैं ये लर्न करने में याद हो जाए। सी यहाँ पे सारी चीज़ ये जो मैंने यहाँ लिखा है यही सारा आपको यहाँ थ्योरी पोर्शन में दिखेगा, कुछ अलग नहीं है। तो इसको साइड में लिख लो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप शॉर्ट में किसी चीज़ को रिवाइज़ कर पा रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्लास 11th में चैप्टर नंबर 15 देखोगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन डिस्कवर किया है वो लिख लो। जो हर एक हार्मोन है वो क्या रोल प्ले करता है वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लो, जिससे कि ये जो मैंने साइड में लिखा है ना, यही सब थ्योरी में गिवन है। इससे क्या है कि जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो ये जो लिखना है ये भी फर्स्ट टाइम में नहीं लिखना है ऑब्वियसली। फर्स्ट टाइम में कुछ नहीं करना, फर्स्ट टाइम में सिर्फ रीड करना है, सेकेंड टाइम में हाईलाइट करना है, थर्ड टाइम में साइड में लिखना है। एंड जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ गलत हो गया है तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो साइड में स्पेसेस गिवन है, जिसकी हेल्प से आपके NCERT के अंदर ही नोट्स बन जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो नीट देने वाले हैं इन कमिंग ईयर्स। क्योंकि ये कुछ इश्यूज़ थे जो मैं भी पर्सनली फेस कर रही थी, बट फिर मैंने इनको खुद फिगर आउट कर लिया। सो डू शेयर दिस वीडियो एंड बाय बाय।